नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन आपको मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अन्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि करेगा तो नियुक्ति सीजेआई लेकिन अन्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सीजेआई के द्वारा, यानी कि सीजेआई यहाँ पे करेगा लेकिन राष्ट्रपति के सहमति से करेगा। तीसरा ऑप्शन है कॉलेजियम की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा। कॉलेजियम की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा जो सामान्यतः न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद सीजेआई के सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे मतलब कि देखिए चारों ऑप्शन कितना पास पास है, ठीक है। लग रहा है कि एक दूसरे से सटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सीजेआई के द्वारा एडहॉक जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। एडहॉक न्यायाधीश क्या होते हैं? देखिए, अगर जितना भी सपोज 10 न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, अगर 10 में मिनिमम 4 अगर नियुक्त नहीं होते हैं तो क्या होगा कि न्यायालय की व्यवस्था ही नहीं चल पाएगी, यानी कि इसमें कोरम कितना हो गया? 4। तो उसी तरीके से अभी जितने भी कोरम है, ठीक है, जितना कोरम है उतना अगर न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है तो एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यानी कि काम को निपटारा करने के लिए एक टेम्पररी बेस पे कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उसी को कहते हैं हम लोग तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये बस कोरम को पूरा करने के लिए, या कोरम नहीं पूरा होता है तब जाके टेम्पररी बेस पे या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उन्हीं को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सीजेआई द्वारा जो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। 18 साल की उम्र में युवाओं द्वारा सही मतदान को किस आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था? इससे पहले क्या होता था कि अगर आप 21 वर्ष के उम्र के हैं तभी आप वोट दे सकते हैं। तो यानी कि 21 से कितना कर दिया गया? 21 से 18 कर दिया गया। और ये जो 18 वर्ष हुआ तो इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ वो कौन से चुनाव में हुआ था? ये 1889 को। याद कैसे करेंगे? देखिए 8 है, उसके बाद तो ऑब्वियस 9 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको कोरिलेट करके, ठीक है। या इस तरह से याद करेंगे कि 18 वर्ष तक जब तक आप उम्र को गेन नहीं कर लेते हैं तब तक आपको वोट देने का जो अधिकार है वो नहीं है। नहीं मतलब नो, नो मतलब कि नो, यू कांट वोट इन इलेक्शन अनटिल यू डोंट हैव द एज ऑफ 18, ठीक है। यानी कि अगर 18 नहीं होगा तो 9, यानी कि नहीं वोट करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 9 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि मूल एक सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार होता है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी जो मैटर हो वो कहाँ पे चला जाता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि छोटे मोटे कोर्ट में नहीं जाता है। इसमें कुछ कंडीशन है कि कौन से मैटर को हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले जाएंगे जिसको कि हम मूल अधिकार कह सकते हैं। जैसे केंद्र का किसी राज्य के साथ विवाद हो गया, या 2 राज्य का आपस में विवाद हो गया, या केंद्र का केंद्र शासित प्रदेश से विवाद हो गया, तो इन सभी मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 मामले हुए उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, केंद्र का राज्य से, ठीक है, केंद्र का राज्य से, केंद्र का केंद्र शासित प्रदेश से और राज्य का राज्य से। तो यानी कि तीनों मामले में एक ही न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 बीच में है, उसके बाद तीनों के लिए एक ही न्यायालय है, लास्ट में 1 हो जाएगा यानी कि 31। इस तरह से हम इस अनुच्छेद को याद करेंगे कि 131 इसका अनुच्छेद है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई वो 1966 में हुई थी, ठीक है।
अगला देख लेते हैं, किस दिन अंबेडकर ने सबसे पहले पढ़ के विधानसभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया था। अंतिम मसौदा संविधान सभा में विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में कब पेश किया गया था? 4 नवंबर 1948 को। किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, पढ़ के सुनाया गया था। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में किसका शासन है। देखिए, अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगता है, कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर रहा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है। किसका शासन होता है? राज्यपाल का शासन होता है, ठीक है। देखिए, आपके ऑप्शन भी वहीं दे रखे हैं, सीधे राष्ट्रपति का शासन, जो कि गलत है, ठीक है। एक्चुअल में किसका शासन होता है? राज्यपाल का शासन होता है, ना कि कार्यवाहक सरकार। कार्यवाहक सरकार मतलब कि एक टेम्पररी बेस पे बना दिया गया है कि आप तब तक कार्य संभालिए जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका भी शासन नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के शासन, इसका मतलब क्या ये होता है राष्ट्रपति का? तो ये भी नहीं होता है। तो राज्य के राज्यपाल का शासन होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप तुक्का मारते, या अगर आपको नहीं पता होता तो ये वाला मारते, जो कि गलत हो जाता। अच्छा, एक संशोधन किया गया था। क्वेश्चन है, संविधान में प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा, किस संशोधन के तहत ऐसा किया गया? ठीक है, संविधान में प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद कर दिया जाएगा। ये किस संशोधन के तहत किया गया? 1987 में 58वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डीप ये क्वेश्चन है, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन कई बार अगर आप डीप में चीज़ें पढ़ते हैं तो ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला तो कन्फर्म आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि जो आपके लोकसभा है वहाँ पे SC ST का जो कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षण किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? और कौन से अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन है उनका भी आरक्षण मिला है लोकसभा में। और राज्यसभा और आपके राज्य के विधानसभाओं में जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत मिला है, और राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण मिला है, ठीक है। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आपको याद करवा देता हूँ अभी तुरंत, ठीक है। देखिए, शुरू में SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं यानी कि MP हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता था, तो यानी कि नहीं मिलता था, तो यानी कि उनको 0 आरक्षण मिलता था। 0 मतलब नहीं मिलना, तो यानी कि लोकसभा में SC ST के सीटों की आरक्षण जो होगी वो 330 के तहत होगी। लास्ट में 0 है, ठीक है। 330 में डबल थ्री तो हर जगह कॉमन रहेगा, 0 1 2 3 हम याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इनको मिल गया तो एंग्लो इंडियन जो बोले वो भी एक मतलब कि अलग लोग हैं और काफ़ी कम मात्रा में है, तो उनके बाद इनको मिल गया, यानी कि 0 के बाद 1 हो गया। फिर अब नीचे आते हैं तो यानी कि राज्य के विधानसभा में हम आते हैं, तो यहाँ पे भी SC ST के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया। आप जानते हैं कि जब सेंटर कोई भी काम करता है तो राज्य उसको फॉलो करता है, तो सेंटर में इन दोनों को मिला आरक्षण, तो राज्य में भी इन दोनों को आरक्षण मिलेगा। तो यानी कि अब नीचे आएंगे तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे विधानसभा में भी SC ST कैंडिडेटों को आरक्षण दिया गया। अब 2 के बाद तीसरा, यानी कि अब राज्य के विधानसभाओं में क्या मिला? एंग्लो जो इंडियन है उनको जो 1 सीट मिलता है उसके लिए आरक्षण मिला, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट मिला, यहाँ पे 2 सीट मिला, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन को 1 सीट मिला आरक्षित, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, 30 31 32 33, ठीक है। एक प्रश्न बनता है, काका कालेकर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? काका कालेकर, यहाँ पे देखिएगा, काका कालेकर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो जो मंडल आयोग बना था किसके लिए बना था? OBC के आरक्षण के लिए। तो ये जो काका कालेकर आयोग है वो OBC के लिए बना था, ठीक है। जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं
ये 1953 में ही गठित किया गया था और इनके रिपोर्ट को मतलब कि कोई तवज्जो नहीं दिया गया, यानी कि इनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब ओबीसी के लिए मंडल आयोग बना तो इनके जो रिपोर्ट है उनके तहत 27% ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला था। ठीक है, तो मंडल आयोग किसके लिए गठित हुआ था? ओबीसी के लिए। और काका कालेकर आयोग भी ओबीसी के लिए गठित हुआ था, लेकिन इनके जो रिपोर्ट है उस पर भारत सरकार कोई फैसला नहीं ली और इनके रिपोर्ट पे 1990 में 27% ओबीसी को आरक्षण मिल गया था। ठीक है, नौकरियों में। कौन सी सरकार दी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो कमेंट करेंगे, नहीं तो गूगल से भी सर्च करके कमेंट करेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएगी परमानेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।